हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार एसआई के लिए है। इसमें से हमने अपने पिछले लेक्चर में सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इसे केवल बिहार दरोगा के लिए समझकर ना पढ़ें, ये आपको अदर्स एग्जाम में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो बहुत सीरियस होकर आपको पूरा वीडियो देखना है, और कुछ अदर फैक्ट भी मैं आपको बताती जाऊंगी, तो उन्हें आप नोट डाउन करते चलें और उन्हें याद कर लें, बहुत काम आने वाले हैं आपके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। आपको अपना आंसर मार्क करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। कुल 22 मैच खेले गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किन राज्यों में नहीं हुए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में नहीं हुआ है। त्रिपुरा में, नागालैंड में और मेघालय में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। वैसे तो फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है, किंतु बिहार सरकार द्वारा भी ये कहा गया है कि प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा बिहार के लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि किस तारीख को मनाए जाने की घोषणा की गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी। 15 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी है मतलब सबसे आगे है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे आगे है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य जो है वो भारत में सबसे आगे है मसाला उत्पादन के लिए। और फ्रेंड्स, विश्व में बताएं तो भारत सबसे आगे है मसाला उत्पादन के लिए। विश्व में भारत है और भारत में केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मतुहा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है, आप सभी को मालूम है, 2023 में। तो पूछा जा रहा है कि कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है इसमें। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70। 70 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। और आपको एक और पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो 17वां प्रवासी दिवस है, इसके मुख्य अतिथि जो थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। इस टाइम पे प्रेजेंट में गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और यही हमारे मुख्य अतिथि थे 17वें प्रवासी दिवस के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 आप सबको मालूम होगा, बहुत ही चर्चा में था ये। तो नाटू नाटू को मिला है। नाटू नाटू सॉन्ग जो RRR मूवी का है, RRR मूवी का, उसे ये मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। मिस यूनिवर्स का खिताब भी आर बोनी गैब्रियल ने जीता है, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवा चौहान। ऑप्शन ए शिवा चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा है, वो भी 2023 में। इसकी थीम क्या थी, ये आपसे पूछ रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। आपको बताना है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा बनी हुई है वो किससे संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवान शिव। भगवान शिव से संबंधित है यह। और आपको ये भी याद रखना है कि 112 मीटर ऊंची यह प्रतिमा राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इसको 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, इतनी ऊंचाई पर ये बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वाड जानते होंगे आप, क्वाड शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है और 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, 2022 में यह जो हुआ था क्वाड शिखर सम्मेलन, ये जापान में हुआ था और 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, क्वाड में आपको मालूम है 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस के साथ एयर इंडिया ने अपने विलय की मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात हो रही है और इसकी मेज़बानी 2024 में यानी आने वाले साल में किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। फ्रेंड्स, 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका करने वाला है। और 2026 की बात करें तो 2026 में 2 देश मिलकर इसकी मेज़बानी करेंगे, जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो 2026 वाला भी आप याद कर लें, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 2023 की बात हो रही है, वो भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 126। फ्रेंड्स, 136 कुल 136 देश शामिल हैं इसमें। जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 136 देश शामिल हैं और उसमें से भारत का स्थान 126 है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, ये आपको याद रखना है। पहला स्थान भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप याद रखें फिनलैंड पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वां व्यास सम्मान 2023 में दिया गया है। आपको बताना है कि किसे यह सम्मान दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। इनका उपन्यास है पागल खाना, उसके लिए इन्हें यह व्यास सम्मान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पाक जलडमरू मध्य आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य, उसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सपन्ना रमेश सेलार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ गलत प्रिंट हो चुका है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि 21 के बाद 22 23 ऐसे क्वेश्चन ना दे करके सीधे 48 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। तो ये बुक में ही गलत प्रिंट है। तो चलिए 48 से ही सॉल्व कर लेते हैं, बीच के कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए हैं। ठीक है,
48 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान का उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की, उसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसके साथ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री का संज्ञा दी है और भारतीय संविधान में इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी अनुच्छेद इसमें नहीं दिया हुआ है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, मतलब जिसमें सबसे अधिक सदस्य होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा से कुछ होंगे। टोटल 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है कि जो परिसीमन आयोग होता है जिसके द्वारा विधानसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है, तो इसमें आगे आने वाले कितने सालों तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, मतलब जो चला आ रहा है वही रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। संविधान के अंतर्गत संविधान में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर आप उच्चतम न्यायालय से राय ले सकते हैं। तो ये राय लेने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद है 143, यानी कि 143। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है। सतत विकास का मतलब आप समझते हैं? सतत विकास का मतलब ये होता है कि आर्थिक विकास व पर्यावरण दोनों के मध्य जब संतुलन बना करके कार्य होता है तो उसे ही सतत विकास कहते हैं। मतलब कि आर्थिक विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को इस कदर क्षति न पहुंचाई जाए कि वो बहुत भयावह हो जाए। ठीक है, तो जब ये ऐसा विकास होता है तो उसे ही सतत विकास कहते हैं। तो आपको बताना है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है जैविक विविधता का संरक्षण। तो बिल्कुल सही कहा मैंने, पर्यावरण को अभी क्षति ना पहुंचाई जाए, तो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा आपका, जैविक विविधता का संरक्षण। और ऑप्शन बी है प्रदूषण पर नियंत्रण, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी है निर्धनता को घटाना। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। निर्धनता को घटाना मतलब कि आर्थिक विकास करना हो गया, तो सतत विकास के लिए ये आवश्यक है तीनों ही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। आपको बताना है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर या वायुमंडल में नमी पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। जितनी नमी वायुमंडल में होगी उसी मात्रा में वर्षा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण क्यों हानिकारक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संतुलन विकास के लिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए,
ऑप्शन सी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल से संबंधित है फ्रेंड्स साइलेंट वैली। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वी हिमालय और म्यांमार और भारत की जो सीमा है वहाँ पे भी जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य आपको बताना है, यह एक संगठन है सार्क, और आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। कुछ और पॉइंट है इसके बारे में, आप इन्हें नोट डाउन कर लें। सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। कुल इसमें 8 देश शामिल हैं। सार्क में टोटल 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो देश, ये भी आप नोट डाउन कर लें। पहला तो अपना भारत हो गया, और भारत के पड़ोसी देश हैं जो भी, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। मालदीव शामिल है इसमें, म्यांमार शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है मालदीव और म्यांमार में, क्योंकि दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन म्यांमार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं? धूप के समान अवधि, जहाँ पे समान रूप से धूप होती है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसोहेल को हिंदी में कहते हैं समरूप रेखा, यानी समान रूप की जो रेखा है उसे ही आइसोहेल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आइसोथर्म। आइसोथर्म होता है फ्रेंड्स समताप रेखा, यानी जहाँ पे समान तापमान वाली रेखाएं आपस में मिलाई जाती हैं उसे ही आइसोथर्म कहते हैं। ऑप्शन सी है आइसोबार। आइसोबार होता है फ्रेंड्स समदाब रेखा। ठीक है, समताप था आइसोथर्म और समदाब है आइसोबार। आइसोबार मतलब कि समान वायुदाब वाले स्थानों की जो रेखा मिलाई जाती है उसे ही समदाब रेखा कहते हैं। और अगला है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन होता है फ्रेंड्स समलवण रेखा। आइसोहेलाइन मतलब समलवण रेखा होती है, यानी समान लवणता वाले स्थानों के बीच जो रेखा मिलाई जाती है उसे ही समलवण रेखा कहते हैं, यानी आइसोहेलाइन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंडवानी, नवारानी और डागला। ये तीनों ही नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। अगला है लाहो और बांग्ला। लाहो और बांग्ला फ्रेंड्स मेघालय राज्य के नृत्य हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है छपेली, महाथू और डोंगी। छपेली, महाथू और डोंगी, ये सभी जो नृत्य दिए हुए हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य के हैं। कहाँ के हैं फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश के। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है रासलीला, नौटंकी और कजरी। आपको सुनने में ही लग रहा होगा जाना पहचाना सा, तो ये यूपी के नृत्य हैं। कहाँ से हैं? यूपी से। चलिए अगला देख लेते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फ्रेंड्स 6 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन में 21 सितंबर दिया हुआ है। 21 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। डी ऑप्शन में दिया हुआ है 11 दिसंबर। फ्रेंड्स 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें ठीक से। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस होता है और 11 दिसंबर को होता है विश्व पर्वत दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आपको सन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1953। फ्रेंड्स 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन आपका 1954 दिया हुआ है, ये भी आप याद कर लें। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन एक और है, इसमें 1954 में ही साहित्य अकादमी की स्थापना भी की गई थी, वो भी आप याद कर लें। 1954 में ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी दोनों की स्थापना 1954 में ही हुई थी और 1953 में यानी एक साल पीछे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलोंग में। फ्रेंड्स शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है और आपको याद रखना है असम राइफल्स की जो स्थापना हुई थी वो 1835 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा आवेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंग काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय और मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। प्रत्यावर्ती धारा, इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया गया है आइजैक न्यूटन। आप सभी को पता है आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किया था। और बी ऑप्शन में दिया हुआ है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने फ्रेंड्स ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह का आविष्कार किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोगुनी हो जाएगी धारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। सबसे कम पूछ रहा है, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल। फ्रेंड्स लाल रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से पढ़ लीजिए, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ये गलत है, बाकी तीनों ही सही हो जाएंगे। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर। ओडोमीटर फ्रेंड्स आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि बाकी दिए हुए तीनों ही ऑप्शन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं, जैसे पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फ्रेंड्स पिछले के लेक्चर अगर आपने मेरे देखे होंगे तो आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया था, और बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो आप ये भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है मक्खन का खट्टा होना। मक्खन एक बार यदि खट्टा हो जाता है तो फिर से उसे हम वैसा नहीं कर सकते जैसा वो पहले था, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ एक बार बदल गई वो फिर वैसी नहीं हो सकती जैसी वो पहले थी। ऑप्शन बी जैसे इसमें दिया है, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, यानी CO2 से सूखी बर्फ और बर्फ से फिर से CO2 गैस बन सकती है। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भौतिक परिवर्तन है ना कि रासायनिक परिवर्तन है। और है लौह का चुंबकीयकरण, लौह का चुंबकीयकरण ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण और हैं, जैसे कि कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि कागज को आपने जला दिया तो फिर से आप उससे कागज नहीं बना पाएंगे, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में एक बार जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम फिर वैसा नहीं कर सकते, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातक पदार्थ पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऊर्ध्वपातन का मतलब आप समझते होंगे, तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि ऊर्ध्वपातन जो है वो एक भौतिक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना। जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और वो सीधे द्रव या किसी अवस्था में न जाके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, तो जो वो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, नहीं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम सल्फेट। फ्रेंड्स सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक नहीं है, जबकि कपूर और अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन ये तीनों ही ऊर्ध्वपातन के स्वरूप बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, आप मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। मार्क कर लिया आपने, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब वो क्या कहलाते हैं। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अनॉक्सी अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीला गुलाबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। आपको बताना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं या फिर उभयधर्मी होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उभयधर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, आंसर मार्क करिए अपना। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेफीन क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है ग्रेफीन क्या है। ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलीन ऑक्सीजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? कीट भक्षी पौधा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोथैलस। प्रोथैलस एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, जबकि तीनों ऑप्शन कीट भक्षी पौधे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? पहला वनस्पति वैज्ञानिक जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस पहले वनस्पति वैज्ञानिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का विखंडन है, तो ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइरूवेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन से पौधे या कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्केसिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्रवाहिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आपको बताना है हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना। आंखों में लेंस का क्या काम होता है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा सेवाओं का निर्यात। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? आपको बताना है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था। निम्न जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास जो योजना है, ये छठी पंचवर्षीय योजना के समय में आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतया क्या अर्थ होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। फ्रेंड्स, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो पीसी महालनोबिस जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, 96 से लेकर 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैथ्स के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फिर मैं आपको बता दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी कि सही किया है आपने या नहीं सही किया है। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिखें। ठीक है।
फ्रेंड्स, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप 96 से लेके 100 तक के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 96 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया और 97 नंबर का भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 98 नंबर का क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने से घर में सॉल्व करें इसको। 99 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद ये 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।